अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज का जो लेक्चर होगा, एक नया चैप्टर आपके सामने मौजूद है। नई चीज़, एक टाइटल जो है आपके सामने मौजूद है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। आप जब नाइन्थ क्लास में थे तो आपने फ़िज़िकल केमिस्ट्री या इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ा था, या किसी टीचर से सुना था, या कहीं से आपने पढ़ा हो। तो ये इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बेसिकली दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इसमें हम इलेक्ट्रो रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। यहाँ पे हम केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे, क्या होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं कि जो इस इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को मुरतब करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम मज़ीद अगर नीचे जाएं तो इसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रो केमिस्ट्री एक रिएक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, उसके साथ इन्वॉल्व होती है, उसके साथ डील करती है। आप बच्चों को तमाम को सबसे पता होना चाहिए कि हम रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। आपने क्लास 9th के अंदर जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया था, और उसमें हमने रिडॉक्स रिएक्शन को बड़ा तफसीली डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन रिडॉक्स रिएक्शन को रिवाइज़ करना चाहूँगा। आप तमाम बच्चों ने इन रिडॉक्स रिएक्शन को समझना है, और उसमें से हम एक प्रोसेस को चूज़ करेंगे जो कि होगा रिडॉक्स रिएक्शन थ्रू द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले आप तमाम बच्चे जो हैं वो मुतवज्जे हो जाएं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो मैं यहाँ पे किस तरह डिफ़ाइन करूँगा वो आपने देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। द केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें क्या होता है, दैट इन्वॉल्व्स रिडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसको अगर हम रिडॉक्स केमिस्ट्री कहें तो ये गलत नहीं होगा कि ये ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या हैं? आपको कोई आवाज़ में इशू आ रहा है? ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रिडॉक्स केमिस्ट्रीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। आवाज़ कट रही है, आप अपने नेट वगैरह को चेक करें, बाकी यहाँ से जो चीज़ें हैं वो ठीक जा रही हैं। अच्छा, दोबारा से कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं और रिडॉक्स केमिस्ट्री, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक नाम दे दिया है कि इसको हम रिडॉक्स केमिस्ट्री कह सकते हैं। और बेसिकली ऐसी केमिस्ट्री जिसमें रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इस केमिस्ट्री को क्या कहेंगे, इज़ नोन एज, इसको हम पूरा अगर लिखें तो इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस को मज़ीद अगर देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। अगर मैं लिखूं भाई रिडॉक्स, आपको दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। रिडॉक्स का क्या कम्बिनेशन होता है? रिडॉक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस। RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, और जो OX है उसको हम क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अगर हम ये लाइन लिखें तो रिडॉक्स रिएक्शंस आर combination of two reactions, जिसमें से कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 जो मैंने ऊपर बात लिखी है, दिस इज़ रिडक्शन, और नंबर 2 पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इन दोनों रिएक्शंस को हम कंबाइन करके क्या लिख देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन।
अब आगे चलें तो रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या हैं, ऑक्सीडेशन कैसे होगी और रिडक्शन कैसे होगी। अब अगर हम मज़ीद आगे जाते हैं तो redox reaction can redox reactions occur through following three ways। अब वो तीन तरीके कौन से हैं जिन तरीक़ों से ये रिडॉक्स रिएक्शन हो सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड होगा वो आपने देखना है कि बाय द इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है, बाय हाइड्रोजन। और तीसरा मेथड कौन सा हो सकता है, बाय ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों तरीक़ों से रिडॉक्स रिएक्शन हो सकते हैं। अब हम ये मज़ीद चेक करेंगे कि कब ऑक्सीडेशन होगी, कब रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, रिमूव होगा। तो उस केस पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आप लोग अपना जो नेट वगैरह है उसको चेक करें। हाँ ठीक है, आप लोग अपनी नेट वगैरह को चेक करें तो ठीक हो जाएगा। अब तीन तरीके मैंने लिखे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन से हो सकता है, हाइड्रोजन से हो सकता है, ऑक्सीजन से हो सकता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकता है, नहीं तो हम ये आगे देख रहे हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होंगे। जो मैंने इसका इंट्रो आपके साथ दिया है, बेसिकली हम यहाँ पे रिडॉक्स केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपका इंट्रो आपके साथ डिस्कस किया है, उसके बाद जो है नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, आपने एक फार्मूला याद रखना है, आपकी आसानी के लिए, ज़िंदगी में आपको काम आएगा। यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं, हाइड्रोजन। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, लेट्स से कि मैं इस तरफ नहीं लिखूँगा, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करें। मैं यहाँ पे कॉलम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऊपर हाइड्रोजन, और इसके साथ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन। ये जब भी आप हायर क्लासेस में, जब भी आपने कभी रिडॉक्स केमिस्ट्री पढ़ी तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन। ये फार्मूला आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। और उसके साथ मैं नीचे लिख रहा हूँ रिडक्शन। ठीक है, अब उसके साथ जो चीज़ है नेक्स्ट, ठीक है, इसको आपने कॉलम की शेप दे देनी है। ठीक है, उसके बाद इसको भी आप शिफ्ट करें ताकि आसानी हो जाए, 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2। और उसके बाद नीचे भी आ जाएं तो ये कॉलम नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ तक सारे पहुँच गए हैं। ठीक है, इसको अगर एक चीज़ में चेंज कर देता हूँ ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको एक कॉलम चूज़ कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप एक लाइन मार्क कर लें। यहाँ तक सारे पहुँच गए हो? यहाँ तक ठीक है। इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक टेबल जनरेट किया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। कुछ बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन क्योंकि लेक्चर है तो सारों को मैंने साथ लेके चलना है। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो आपने समझनी है कि जब भी किसी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, प्लस, तो इसका मतलब है ऐड। तो उस एलिमेंट या कंपाउंड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन।
ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होगी तो उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। सारे बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गया है? क्लियर है? यस, ठीक है। उसके बाद जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव होगी, माइनस के लिए हम क्या लिख रहे हैं, रिमूवल, तो उस एलिमेंट या कंपाउंड की क्या हो जाएगी, रिडक्शन। ये बात आपको समझ आ गई है। जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन माइनस होगी तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और उसके बाद आगे चलें तो बाकी जो दो चीज़ें हैं वो आपने ऑपोजिट कर देनी है, माइनस, और ये भी आपने क्या कर देना है, माइनस, और ये क्या कर देंगे, प्लस, और ये भी क्या कर देंगे, प्लस। इसका क्या मतलब हुआ कि जब किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, वो क्या हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। और जब किसी एलिमेंट के अंदर या कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ पे उसकी रिडक्शन होगी। उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन का केस पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन ऐड होती है तो वो रिडक्शन होगा। क्योंकि हमने इस चैप्टर के अंदर किसके ऊपर फोकस करना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो आपने याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई है? ठीक है, ठीक हो गया, आई क्रॉस द लिमिट, ठीक है, यस यस, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे। यहाँ तक तमाम बच्चों को बात समझ आ गई है। मैं इसकी ज़रा एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव कैसे हो रहा है, ठीक है। एक जनरल सी एग्जांपल, छोटा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो लेट्स से कि सोडियम है, सोडियम जब किसी कंपाउंड में, ये मैंने एलिमेंटल फॉर्म में लिखा है, सोडियम क्या कर रहा है कि Na1 पॉजिटिव के अंदर जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, सोडियम किस फॉर्म में जा रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। सोडियम ऑक्सीडाइजेस फ्रॉम Na0 टू Na1 पॉजिटिव। अब ज़ीरो क्या है, यहाँ पे ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये भी आपने याद रखना है कि ज़ीरो इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट, इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर जो किसी एलिमेंट के ऊपर एपरेंट चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उसके बाद जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया, 1 पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो 1 पॉजिटिव है ये क्या हो जाएगा, इज ऑक्सीडेशन स्टेट। बाज़ एलिमेंट का अगर एलिमेंटल स्टेट में होगा, जैसे एलिमेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों बराबर होते हैं। अब अगर हम, ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं रिडक्शन की, तो आयरन जो है या तो Fe3 पॉजिटिव में होता है जिसको हम क्या लिखते हैं, फेरिक, ठीक है। अब फेरिक अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये किस में चला जाता है, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव के अंदर चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। अब आयरन फेरिक था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फेरस के अंदर। अब यहाँ पे जो हम बात लिखेंगे वो क्या होगी कि जो आयरन है Fe3 पॉजिटिव reduces to Fe2 पॉजिटिव। तो हमने इस चैप्टर में जो ज़्यादा डीलिंग करनी है वो किसके साथ करनी है, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल और इलेक्ट्रॉन की एडिशन के साथ। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल डिस्कस कर दी है कि यहाँ पे जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। आयरन जो है क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe3 से Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ तक सब बच्चे पहुँच गए हैं, सब बच्चों को समझ आ गई है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है, अब आपकी बुक पे जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
फिर आगे चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें इसने बताया है कि अब थोड़ा सा आपने समझना है कि उस जो हमने बातें डिस्कस की हैं वो आपकी बुक के ऊपर मौजूद हैं। चैप्टर नंबर है 4 और इसका इंट्रोडक्शन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपके साथ बातें डिस्कस करूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कौन से हैं जो अभी मैंने आपके साथ बात की है, दीज आर रेडॉक्स रिएक्शंस। और रेडॉक्स रिएक्शन कौन से होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा। बेसिकली हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया है, लेकिन इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस इंक्लूड्स, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है एंड वोल्टेज सेल्स हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, जैसे घरों के अंदर हम जैसे आपने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आपके घरों के अंदर वॉल क्लॉक है, आपकी रिस्ट वॉच है, कोई आपके जो भाई बहन हैं उनके टॉयज़ हैं, उनके अंदर सेल वगैरह यूज़ होते हैं। छोटा सा एक सेल है जो कि कितने वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का। अब जो गाड़ी है या टॉय है उसके अंदर कोई छोटी सी मोटर लगी हुई है। अब वो मोटर को करंट कहाँ से जा रहा है, वो जो आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं सेल के अंदर। आपके घरों के अंदर यूपीएस लगे हुए हैं, अब यूपीएस के साथ जो बैटरीज लगी हुई हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल के ऊपर रेडॉक्स रिएक्शन उनमें हो रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वोल्टेज सेल। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिंसिपल इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ एनोड एंड कैथोड। एनोड क्या होता है कि एनोड एनोड आपने याद रखना है, ये हम बार बार डिस्कस भी करेंगे। एनोड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड जो है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसको हम क्या कहते हैं, एनोड एंड कैथोड। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिखते हैं, जब भी आपके सामने इलेक्ट्रोड का वर्ड आया तो इलेक्ट्रोड से क्या मुराद होता है, एनोड एंड कैथोड कंबाइनली, ठीक है। उसके बाद क्या है कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड द माइग्रेशन ऑफ आइंस इन एन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आ रही हैं जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आगे जाके हमने इनको तफसीली पढ़ना है। ये जस्ट इंट्रो दे रहा है कि आपने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर, आपने क्या चीज़ पढ़नी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसके बाद क्या है कि सेल्स के हवाले से आपने पोटेंशियल एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल ओवर अ ट्रेडिशनल फ्यूल इंजन। जैसे हम कोई फ्यूल इंजन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हो, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ, जिसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ होता है। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। उसके बाद जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, जिनको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे अभी की क्लास में। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो टाइप होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब ये आपने याद रखना है कि अगर शार्ट क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज आ जाता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप्स कितनी हैं। तो सबसे पहले कौन सी टाइप होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता क्या है, इसको आपने डिफाइन करना है कि द सेल विच uses electrical energy and converts it into chemical energy।
chemical energy to start the reactions, to start chemical reactions. अब यहाँ पे जो सेल है वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेगा, बैटरी की एनर्जी को यूज़ करेगा और उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी के अंदर। ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद जो दूसरा सेल है बी, गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल। गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल। ठीक है, अब गैल्वानिक या वोल्टेज सेल क्या होगा कि ऐसा सेल, द सेल दैट यूजेस केमिकल एनर्जी एंड converts it into the electrical energy. अब यहाँ पे जो गैल्वानिक या वोल्टिक सेल है इसको आप केमिकल देंगे और ये आपको बिजली प्रोवाइड करेगा, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो उसको आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो आपके लिए वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा। दोनों में डिफरेंट है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डेफिनेशन लिखते हैं तो वो क्या होगी? इन डेफिनेशंस में किसी को दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड गैल्वानिक सेल। ठीक है, जल्दी से मुझे इन दो डेफिनेशंस के अंदर कोई आपको इशू है तो वो मुझे बताएंगे, नहीं तो फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो, अब हमने दो सेल्स इनकी टाइप्स को पहले लिखा, अब इसको हम इकट्ठा करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल दोनों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है इसको आप लिखेंगे such type of cell that use electrical energy and convert it into chemical energy. अगर इसके साथ मैं एक वर्ड ऐड कर दूं तो आपके लिए मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीन आप सब बच्चों को पता है, जो इसका रिवर्स होगा वो भी इसके लिए बात ट्रू होगी कि हम अगर इस वाइस वर्सा की जगह लिखते हैं एंड, अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही तो आप वो लिख सकते हैं कि एंड यूज़, पहले हमने लिखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड यूज़ केमिकल एनर्जी, या इसके साथ आप लिख सकते हैं एंड की जगह या आर यूज़ केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन आ जाएगी वो किस चीज़ की आ जाएगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन आ जाएगी। और इसमें आपने जो टाइप्स लिखनी है, अगर वो पूछता है कि गिव द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? वोल्टिक और गैल्वानिक सेल। यहाँ तक कोई इशू है? उसके बाद हमने लिखना है कि जो एक बात यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो गैल्वानिक सेल है, स्पॉन्टेनियस सेल। अब यहाँ पे हम एक बात और लिखेंगे, स्पॉन्टेनियस सेल कौन सा होता है? जो कि गैल्वानिक सेल इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर।
अब स्पॉन्टेनियस इन नेचर इसको क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज के जब आप गैल्वानिक सेल के अंदर केमिकल को ऐड करते हो तो इसके लिए इन रिएक्शंस को चलाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। वो केमिकल खुद आपस में रिएक्शन करके आपको क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देती है। ऐसे रिएक्शन जो कि खुद ब खुद प्रोसीड होते हैं, उनको कोई एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और ऐसे रिएक्शन जिनको प्रोसीड करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा? द केमिकल रिएक्शंस, the chemical reactions that require, या इसको ऐसे लिख रहे हैं, that the chemical reactions that do not require external source of energy, external source of energy to proceed। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? These reactions are known as spontaneous reaction। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि एग्जांपल में अगर आप लिखें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अकर इन गैल्वानिक सेल, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अकर इन गैल्वानिक सेल के इसको चलाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, जस्ट वो केमिकल आपस में रिएक्ट करेंगे और इन गैल्वानिक सेल। या फिर अगर हम जनरल लाइफ से, डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ से क्या हो जाएगा, कोई भी आप ले सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस जो वर्किंग हो रही है वो कैसे है। जैसे क्या है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर डाउनवर्ड। ठीक है, जैसे छत पे पानी खड़ा है तो वो उसने किस तरफ जाना है, डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो ऐसे काम जो कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से ना हो, खुद ब खुद वो प्रोसीड हो रहे हों। जैसे कि हमारे यहाँ इर्द गिर्द जो है सन जो है वो खुद एक्सटर्नल इंसानी ज़राए तो नहीं है कि वो चल रहा है, तो वेपोरेशन जैसे होता है तो उसको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक कुदरती अमल है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। या आप घर के अंदर कोई वेपोरेशन करेंगे तो उसके लिए, या लैब के अंदर आपको वेपोरेशन करनी पड़ रही है खुद से, तो आपको एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस। और जो खुद हीट प्रोवाइड करोगे तो उसमें क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब दूसरा जो है अभी हम डिस्कस करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। दूसरा रिएक्शन कौन सा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब इसके साथ आपने क्या लिखना है कि ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन दैट requires external source of energy, external source of energy। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, द रिएक्शन इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
ठीक है। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें आपको बैटरी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। इसमें हम खुद बैटरी लगाएंगे तब जाके केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, ये एग्जांपल हो सकती है। या अगर आप डेली लाइफ से कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो वो क्या हो सकती है, अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखी है, तो अगर इसको आप रिवर्स करते हो तो एक डेली लाइफ की वर्किंग देख लेते हैं जो आपकी बुक के ऊपर भी लिखी हुई है। जैसे हम मूवमेंट ऑफ वाटर टू, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं थर्ड फ्लोर, ठीक है। थर्ड फ्लोर के ऊपर हमने जाना है तो ये क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पंप चाहिए, कोई मोटर चाहिए, कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो उस केस में जो वर्किंग होगी या वो जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्किंग। और जो सेल के अंदर रिएक्शन होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वो नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर होंगे। एग्जाम्पल वाटर कैन बी फ्लो फ्राम हायर टू लोअर लेवल, ठीक है। आसावीर आपका ये एग्जाम्पल ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की आपको समझ आ गई है कि ये हमने जो गैल्वानिक सेल पढ़ना है और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करना है, तो ये सारी चीज़ें एग्जांपल के साथ आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। अभी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, और कल के लिए हम यहाँ से आगे चलेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। आज जो मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिखी हैं जो आपकी बुक के अंदर कुछ चीज़ें नहीं हैं, वो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अभी आप स्क्रीन शॉट जो बच्चा लेना चाहता है मैं 1 बाय 1 आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तो जिस बच्चे ने क्लास आपकी ओवर हो चुकी है, जो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं, और जो बच्चे स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं वो साथ साथ मेरे चलते जाएँ। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट की आप ले लें, ये जो है इसकी आप स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आगे चलें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये, इसको आप नोट कर लें, एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते जाएं, ये जो हमने डिस्कशन की थी इसको भी लिख लें एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोड के हवाले से, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिफ़ाइन किया था, इसकी टाइप्स को, ये आप नोट करें, ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने कंबाइन करके डिफ़ाइन किया था, इसको आप नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद जो है लास्ट पे हमने जो अभी डिस्कस किया वो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमने डिस्कस किए, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने बताना ज़रूरी समझा था कि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए और आप चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दें। कल हम बाकायदा इस चैप्टर के जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को साथ डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसकी जो सेल्फ चेक है 4.1 ये सारी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करें। अगर टाइम हुआ तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस पे जाएंगे, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट लेक्चर पे चला जाएगा, ठीक है। अभी तमाम बच्चे जो हैं वो आपकी क्लास ओवर हो चुकी है, आप लोग लीव कर सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट होता है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो लाजमी आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ऐड करें, ठीक है। आप इस हवाले से बहुत लीनियंट हैं, वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, यूट्यूब के लेक्चर आप बहुत कम ले रहे हैं, जस्ट आप लाइव देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके फ़ायदे के लिए है कि आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन ऐड करें, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती वहाँ पे आप लिखें,
आप अपनी क्यूरीज़ को ऐड करें ताकि हमें साथ साथ पता चलता जाए कि हमारी जो एजुकेशन है वो किस क्वालिटी के ऊपर जा रही है, अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए या उसको मज़ीद इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।